इसलिए 8 साल की मेहनत का फल आज पंजाब के लोगों ने अगर दिया है तो हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ठीक है, सुशील मैं आपके पास आता हूं। सुशील थोड़ा फ्रेम आउट हो गए, कहीं गए हैं, मैं दोबारा उनके पास आऊंगा। आपके पास आता हूं एक बार। कपूर साहब, इन्हीं तस्वीरों को लेकर रिएक्शंस जो आपने देखी है आम आदमी पार्टी के कार्यालय से, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, जो अभी पंजाब के अंदर अभी डिस्कस हो रहा है आम आदमी पार्टी का, बहुत खुशी है कि दे आर लीडिंग, और अंत तक देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। खुशी है कि अगर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार वहां बनाती है, पर हमारा सिर्फ एक ही ध्यान रहेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहनी चाहिए, वहां पर सेवा भाव की सरकार रहनी चाहिए, वहां पर गंदी राजनीति, पेंशन लगाने वाली राजनीति नहीं रहनी चाहिए, जैसा कि अभी तक का वहां का हम लोगों को अनुभव हुआ है। और यही अनुभव जो हुआ उसकी वजह से वहां पर पुरानी पार्टियों ने अपना अपना स्टैंड जो है लूज किया, अपनी वहां पर धरातल से हट गई। और कुछ पार्टियां तो ऐसे हैं कि जिसको कहते हैं ना कि डूबता हुआ जहाज है, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा। नहीं, आप लीजिए सर, राजनीतिक विश्लेषक है, सीधे नाम ले सकते हैं। नहीं लूंगा, फिर मेरे ऊपर लांछन लगेगा आप डरते कि आप क्यों इस बात से बीजेपी सर? के आदमी हैं। इसमें मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, पर मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं फिर कहूंगा, और मैं एक बहुत क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन हूं। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूं, MBA हूं, और अपना भी बिजनेस है मेरा, और मैं बहुत सीजनड हूं। और राजनीति के साथ तो मैं नहीं जुड़ा इतना, पर मैं सोशल वर्कर जरूर हूं। पर मैं जरूर कहूंगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा दिल्ली का भी एक्सपीरियंस है, मैं अपना वहां भी मेरा घर बार है, यहाँ पर भी है, गुड़गांव के अंदर भी है। मैं हर अनुभव को कहने के बाद ये कहूंगा कि एक स्टेबल सरकार बननी चाहिए जहां भी बने। अपडेट आई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से पीछे चल रहे हैं कपूर साहब। तो देखिए, जिस नेता ने या जिस कार्यकर्ता ने धरातल पे काम नहीं किया, सीट पे बैठ के तालियां बजाई, जमीन से जुड़ के काम नहीं किया, ये उसी का रिजल्ट है। मैं ओपन हूं इस चीज के लिए। जिस नेता ने या CM ने या कार्यकर्ता ने जो भी कुर्सी संभाले, वो अपनी कुर्सी पे सिर्फ फेविकोल लगा के ना बैठने की कोशिश करे, पर मैं चाहूंगा कि वो जमीन पे आके धरातल पे काम करे, वोटर्स को खुश रखे, और वहां के वोटर्स के साथ में ध्यान रखे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। अगर कोई भी नेता पंजाब में, एक बार आता हूं कपूर साहब, पंजाब के रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुकी है, और इसी तरह से उत्तराखंड के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुकी है। उपाध्याय साहब, मैं आपके पास आता हूं उसी सवाल को लेकर वापस। कैप्टन अमरिंदर भाजपा के साथ तो आए, लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आए। ना तो विधायकों का समूह उनके साथ आ पाया, ना ही पार्टी का कैडर उनके साथ आ पाया, और ना ही कार्यकर्ता उनके साथ आ पाए। बिल्कुल केशव जी कहना बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से उन्होंने नाराजगी कांग्रेस के साथ में दिखाई, तो उन्होंने कांग्रेस तो चलो हार ही रही है, पर उन्होंने अपना भी नुकसान कहीं ना कहीं कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये अपने आप में एक कहीं, क्योंकि वहां अगर देखा जाए कि सब जी किसानों में बड़ी नाराजगी देखी जा रही थी, और किसानों के बीच में वो आज हमें सामने रिजल्ट हमारे सामने है। तो इस बात को लेके तो कैप्टन जी पहले भी जानते थे, परंतु ऐसा कहा जाए कि वहां राजाशाही उन्हें कहा जाता है, या प्राचीन समय से काफी उनका एक अपना वहां पर एक रुतबा है, पर वो यहां काम नहीं आएगा। जिस प्रकार से कपूर जी कह रहे थे, धरातल पे जिस व्यक्ति ने काम किया है वो सामने रिजल्ट है, वो बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होता, अगर ताली नहीं पिटवाई होती या फिर कोरी तालियों से खुश होते रहे, तो आज कैप्टन जी पीछे चलने का यही राज है। और उत्तराखंड में भी आपने कहा कि उत्तराखंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक यह भी कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वो इसमें एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लोग बाग कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। जी अब बिल्कुल पंजाब के जो मंत्री थे, कैबिनेट था, वो पूरा का पूरा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखो, वही कपूर जी की बात मुझे फिर मैं दोहराता हूं, उन्होंने कहा कि धरातल पे काम नहीं किया। आप ठीक है मंत्री थे, तालियां बजवाते रहे, यही चीज है कि आप अगर जनता के बीच में जनता की बात को नहीं सुनेंगे, नहीं काम करेंगे जो जनता चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान, वोट की चोट आपको मिलेगी। आप इंतजार करती जनता 5 वर्षों का, 5 वर्ष तक आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर कहीं भी, तो ये कहीं ना कहीं ये काम है विकास की बात। इसीलिए ये
पार्टी। और दूसरा ये भी था कि अगर पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं आप उनकी कैबिनेट मंत्रियों की, तो ये भी एक सच है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प उन्होंने चुन लिया है। मैं पंजाब गया था कुछ दिन पहले, तो वहां के लोगों ने यही कहा कि हम लोग इस बार कांग्रेस नहीं, भाजपा नहीं, हम कुछ नया विकल्प ढूंढना चाहते हैं। और अभी हालांकि मैं जम्मू में नहीं है, पर मैं जम्मू भी गया तो जम्मू में भी यही चर्चा थी कि हम आम आदमी पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू अब भाजपा और कांग्रेस। तो ये सामने मुझे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर भारत में आम आदमी पार्टी का जो रुझान है वो बढ़ रहा है, वो पंजाब में हमें एक राज्य में देखने को मिल रहा है। प्रकाश सिंह बादल लंबी से वो भी पीछे हैं, पुराने नेता हैं, अकाली दल के कद्दावर और सब कुछ ही कहें वो हैं, और वो भी पीछे चल रहे हैं। तो इस बार तो अब जो माइंडसेट ऑफ द वोटर है वो पूरा ही चेंज है, पूरा ही बदल चुका है उपाध्याय जी। बिल्कुल। देखो, ये तो होना ही था जब जनता ने अपना विकल्प बना लिया है कि हमें अब आम आदमी पार्टी को लाना है पंजाब के अंदर। अगर यही चीज, अगर कांग्रेस अगर इस चीज को फोकस करती कि हमारे हाथ से पंजाब नहीं जाना चाहिए और इनके बीच में कलह आपस में नहीं होती, ये हर राज्य में कांग्रेस के साथ में बन गया है, तो इसका रिजल्ट हमें हर राज्य में देखने को मिलेगा। अगर अभी भी आला कमान जितने भी कांग्रेस के लोग बैठे पदाधिकारी लोग हैं इस चीज पर गंभीर रूप से नहीं सोचेंगे कि इन 5 राज्यों से कि ये हमें हार का सामना जो करना पड़ रहा है, हम उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे थे, उत्तराखंड पर फोकस कर रहे थे, हमें साथ साथ में जो हमारे हाथ में था हमने वो भी खो दिया। तो ये अब अगर यहां से कांग्रेस नहीं सीखेगी, जिस प्रकार से बादल जी पीछे चल रहे हैं और भी लोग पीछे चल रहे हैं, तो इससे अब साफ क्लियर हो गया है कि पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है और आम आदमी ने अब अपने हाथ में उसे पकड़ लिया है और इस समय बड़ी तेजी से आम आदमी पार्टी क्रॉस करती जा रही है। अब एक तरह से अगर मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ज्यादा भी फर्क रहेगा अब सीटों का तो 10-20 ऊपर नीचे हो सकती हैं, फिर भी मुझे लगता है कि 60 से 65 के बीच में इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है पंजाब के अंदर। संवाददाता सुशील हमारे साथ हैं, दिलीप पांडे जी के साथ हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय से। सुशील, आपके पास आता हूं, ओवर टू यू। सुशील, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल केशव जी। दिलीप पांडे जी के साथ हैं आप, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे हमारे साथ हैं। हालांकि अभी जिस तरह से पूरे इस कार्यालय में जश्न का माहौल है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ग्रो कर रही है पंजाब में और जो एग्जिट पोल था उस तरह से रुझानों की तरफ बढ़ रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। बाहर भी जो लोग हैं वो भी, उनसे भी बात करके हमने आपको दिखाया था। आप ये कह रहे हैं कि ये जो समर्थन मिलता दिख रहा है वो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है केजरीवाल का, उसका समर्थन है? बिल्कुल, ये उसका समर्थन है, उसके एक्सेप्टेंस का समर्थन है। और उस गवर्नेंस मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो कंटेक्स्ट में आज हम सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोवा की भी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की भी बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल जी की गवर्नेंस मॉडल की व्यापकता का प्रमाण है। और ये दिखाता है कि आने वाले समय में सिर्फ दिल्ली या पंजाब या गोवा या उत्तराखंड में जिस राज्य में बाबा साहेब और भगत सिंह वाले अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल के एक्सेप्टेंस की डिमांड हो, आम आदमी पार्टी से राज्य में आपको लगता है कि कंटेम्प्रेरी रीजनल लीडर्स हैं उसमें अरविंद केजरीवाल पहले नेता हैं जो अपने बेस स्टेट को, यानी जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उसके बाहर जाकर एक दूसरे राज्य में चुनाव। सुशील, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जैसे ही दिलीप पांडे फ्री होते हैं आप मुझे तुरंत नोटिफाई कीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। तब तक नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। नागेंद्र सिंह जी, शुरुआत में आपसे करते हुए, क्या देखने को मिल रहा है सर अभी? धन्यवाद जी। नतीजों से संतुष्टि है या फिर अभी लगता है कि और आगे हो सकता है? पार्टी पिछड़ रही नहीं। हाँ। बिल्कुल हम बदलाव की उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारी पार्टी जो है, नागेंद्र जी मैं आता हूं एक बार, मैं आता हूं। हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं दिलीप पांडे से। सुशील को लीजिए सीधे। बिल्कुल केशव, देखिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे जी हैं। सर, बात करेंगे, एक बार मौका देना केजरीवाल को, और रुझानों में जो एग्जिट पोल में जो देखा, रुझानों में हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि पंजाब की जो आदर सम्मानीय जनता है वो बदलाव का रुझान दे रही है।
पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान जी को एक मौका दे रही है। और पिछले 50-60 सालों में जो पंजाब की रवायती पार्टियां, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने पंजाब को जिस दलदल में ढकेल दिया, ये रुझान जो आ रहा है, ये उस दलदल से पंजाब को निकालने का रुझान है। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ देर में ये रुझान स्पष्ट बहुमत की ओर जाते हुए दिखाई देंगे और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, वाहिगुरु जी की मेहर रही, तो वहाँ पे आम आदमी, पंजाब के आम लोगों की आकांक्षाओं की सरकार बनेगी और हम सब पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की जो बदलाव की यात्रा शुरू होगी, हम सब उसके सहयात्री होंगे। सरकार आपकी बनती है तो क्या दिल्ली की झलक पंजाब में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, बाबा साहेब और भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चलता हुआ गवर्नेंस मॉडल है। सबको समान अधिकार, सामाजिक न्याय, सबको शिक्षा, सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य का जो गवर्नेंस मॉडल है, ये उस गवर्नेंस मॉडल की एक्सेप्टेंस का रुझान है। और निश्चित तौर पे यदि पंजाब की जनता ने इस गवर्नेंस मॉडल को एक्सेप्ट किया है तो वहाँ बदलाव भी दर्ज पे होंगे। एक और चीज हम देखते हैं पांडे जी, पंजाब की जब बात करें तो वहाँ या तो अपर है या फिर बिल्कुल लोअर है, मिडिल क्लास का कहीं कोई ज्यादा स्थान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो वोट मिला है, कई मुद्दे काम कर रहे हैं। क्या प्रायोरिटी आप लोग देख रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों के बीच एक ऐसा मुद्दा जिसपे सरकार बनती है, आपकी सरकार बनती है, सबसे ज्यादा फोकस उस पर होगा? देखिए, जो रुझान अभी तक दिख रहे हैं, जो भाई थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगे, ये इस रुझान ने पंजाब के अंदर किसी भी किस्म के क्लास डिवाइड को खत्म कर दिया है। जो कुछ भी वहां पे हम देख पा रहे हैं एज अ ट्रेंड, वो ट्रेंड जो है स्पष्ट बहुमत की ओर धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल को लेकर जा रहा है, उनकी एक्सेप्टेंस को लेकर जा रहा है। तो क्लास डिवाइड की बात नहीं है, बात यह है कि वहां की जनता के मन में बदलाव की बेचैनी थी। बेरोजगारी की दर वहां पे जमीन से आसमान पे पहुंच गई है। खेती की हालत इतनी बुरी है कि किसान आए दिन वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं। तो पंजाब के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने पंजाब को कुव्यवस्था के दलदल में ढकेल दिया, जिसे निकालने के लिए वहां से बाहर पंजाब के सभी आम लोग, चाहे वो किसी भी क्लास के रहे हों, इकट्ठा होते हुए इन रुझानों के जरिए दिखाई दे रहे हैं। और ये रुझान कुछ देर में स्पष्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से पंजाब की जनता ने एक तरफा जनादेश दिया है अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल को एक्सेप्ट करते हुए। प्रचार के दौरान लगातार आप लोगों ने नशा पर वार कर रहे थे कि एक पंजाब जिस तरह से उड़ता पंजाब होता जा रहा है, सबसे ज्यादा फोकस आपकी रैलियों में खुद अरविंद केजरीवाल जी जाते थे, वो भी इस पर फोकस करते थे, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग? देखिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं, अभी तक के नौजवानों के एक बड़े तबके ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। इसका मतलब क्या है? संदेश के पीछे हमको जाना पड़ेगा, समझ में आएगा कि बेरोजगारी और नशा, नौजवान इससे त्रस्त हो चुका है। जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, उनकी ओर से कोई समाधान न मिलता देकर नौजवान पंजाब का युवा, कहीं का युवा जो है वो बदलाव का भाग होता है। पंजाब का युवा इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर उसने एक तरफ जनादेश दिया है पंजाब के अंदर जो नौजवान हैं उनको नशे की स्थिति से, बेरोजगारी के दलदल से निकालने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये रुझान धीरे धीरे स्पष्ट बहुमत में तब्दील होंगे और जिस तरह की तब्दीली की बात पंजाब की जनता कर रही थी, वो तब्दीली आने वाले वक्त में दिखाई देगी। तो उत्तराखंड और गोवा में क्या रहा? आप तो पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, एक सवाल यह भी है क्योंकि वहाँ के लोग भी, क्या वहाँ के लोगों को दिल्ली मॉडल पसंद नहीं? आपके सवाल में आपका जवाब है। आज हम बात कर रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल के एक्सेप्टेंस की, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देने की, तो हम उसी समय पंजाब के अलावा गोवा की भी बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं। पहले हम दिल्ली की बात करते थे। वहाँ के लोगों ने, रुझानों में दिख रहा है कि वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, एक्सेप्ट किया है। आप समझिए बात को कि आज अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की चर्चा सिर्फ दिल्ली के कंटेक्स्ट में नहीं हो रही है, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के भी कंटेक्स्ट में हो रही है और राज्यों में भी इस गवर्नेंस मॉडल की एक्सेप्टेंस की चर्चा होगी, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है उसकी एक्सेप्टेंस दिल्ली के बियॉन्ड है, व्यापक है और राष्ट्रीय स्तर पे। बिल्कुल, ये आप केशव देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के मॉडल के को लोगों ने एक्सेप्ट किया है और वह साफ तौर पे जो एग्जिट पोल था वो रुझानों में तब्दील होता पंजाब में दिख रहा है। निश्चित तौर पर सुशील, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप नजर बनाकर रखिए। मैं आपके पास आता हूं इस सवाल को लेकर। उपाध्याय जी, जिस तरीके से दिलीप पांडे जी आश्वस्त हैं और कह रहे हैं इस बात को, लेकिन गोवा और जब जिक्र आया उत्तराखंड का तो थोड़ा सा वहां पर भी नाराजगी कहिए या थोड़ी सी उदासीनता कहिए, ये अभी आम आदमी पार्टी के खाते में। हालांकि पूरा फोकस जो है वो पंजाब पर ही था। पूरा फोकस पंजाब पे था, वैसे उत्तराखंड पे भी इनका काफी हद तक फोकस था। उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर अपना प्रचार प्रसार किया और अपने मुद्दों को वहां पर रखा, पर लेकिन जनता के ऊपर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शायद हो सकता हो कि वहां की जनता ने अभी बीजेपी और कांग्रेस को ही अभी समझा है
और आम आदमी पार्टी को भी समझने में अभी वक्त लगेगा। और पंजाब के अंदर जिस प्रकार से भी बात कर रहे थे कि बेरोजगारी और ये सारी चीजें, तो बेरोजगारी ये तो हर राज्य के अंदर चल रही है, परंतु अपने मुद्दों को रखना, जैसे दिल्ली मॉडल की बार बार जो बात करते हैं और बीजेपी वाले गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो ये अपने मॉडल को वहां पर जिस प्रकार से रख पाए उसको शायद जनता समझ पाई है और इसका विकल्प दूसरा चाह रही थी, तो वो इनको रिजल्ट आज क्लियर कर दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। सारिका जी, जोर तो उत्तराखंड में भी पूरा लगाया था, क्या आप वोटर को नहीं समझ पाए या वोटर आपको नहीं समझ पाया? आई थिंक अभी खाता भी नहीं खुला है वहां पर जी, ना खाता वहां पे खुला है ना गोवा में खुला है, लेकिन हमने ग्राउंड पे शुरुआत करी है, हर जगह पे कैंडिडेट उतारे हैं और वो अपने आप में एक पहला स्टेप है। यू नो द जर्नी ऑफ 1000 स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो जिस तरह हमने दिल्ली में अपना पहला राजनीतिक कदम रखा, अब दूसरा कदम पंजाब में रखा है और पंजाब की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत देकर आश्वासन दिलाया कि हम सही पथ पे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं कि पंजाब से प्रेरित होके जब हम काम करके दिखाएंगे तो हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश में भी हम आगे अपना फुटस्टेप छोड़ के जा पाएंगे। यानी कि आज पंजाब की खुशी इतना ज्यादा है कि उत्तराखंड का गम जो है वो बेयर किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गम नहीं है, क्योंकि हम आई एम श्योर वहां पे भी हम लोग 6% वोट शेयर ले पाएंगे और वो आपको दिखेगा कि हम लोग कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं। जी ठीक है, कपूर साहब के पास आता हूं मैं। केशव जी, बिल्कुल सही बात है। पंजाब के अंदर जो सरकार बनने जा रही है, खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूं आम आदमी पार्टी को और उनकी डॉक्टर सारिका जी को। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज रहेगी वहां के लिए एक बहुत गुड गवर्नेंस चाहिए और गुड लीडर्स चाहिए वहां पर, जो कि कमांड कर सके अपने पंजाब को, क्योंकि पंजाब के अंदर स्थिति जो है वो बड़ी अनकंट्रोल्ड है, जिसको कोई कंट्रोल करने में इनको समय लगेगा, क्योंकि दिल्ली में और पंजाब के अंदर बड़ा सी डिफरेंस है। आप देखेंगे कि दूरी है और वहां पर एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि कंट्रोल प्रॉपरली कर सके और स्टेबल गवर्नमेंट दे। ये नहीं कि जैसे वहां पर सेवा की तो राजनीति नहीं चल रही है, वहां पर तो सिर्फ टांग खींचने की राजनीति चल रही है। और वहां पर ऐसे ही हुआ है कि सबने बैठ के कुर्सियों पे तालियां पीटी हैं, जब धरातल में काम नहीं हुआ, उसका रिजल्ट आ गया सामने। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहूंगा अच्छा है, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है हर जगह। कई जगह उनको निराशा हासिल हुई है, उसका भी कारण वो अभी बैठ के मंथन करेंगे कि क्या कारण रहा है, ताकि आगे के लिए, भविष्य के लिए वो सोच के चले। ठीक है, बाकी रहा हमारा जो भी पार्टी मैं राव साहब के पास आता हूं। नेशनल पार्टी लीड कर रही है, मैं उसके लिए कहूंगा कि वो अपनी धरातल पे और मजबूती लाएं और अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी देखें। जो भी कार्य करता है वो जमीन से जुड़ के काम करे, ना कि कुर्सी पे बैठ के, ना कि अपने रिश्तेदारों को भर्ती करो, ना अपने जान पहचान को भर्ती करो, उसी को भर्ती करो जो कि आपको धरातल पे सहयोग कर सके और वर्कर्स तक पहुंच सके। यही मेरा एक आग्रह है। ठीक है, हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाटी साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। उत्तर प्रदेश की खुशी ज्यादा, पंजाब का गम ज्यादा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना खुशी और ना गम की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है। हमारे जो आइकॉन है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, हरियाणा प्रदेश में हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं। देखिए, काम करके दिखाया है और उसी काम का परिणाम है कि आज 4 स्टेटों में भाजपा आगे है। इसलिए गम की, पंजाब के गम की कोई विशेष बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा पर, अपना पंजाब में अलायंस में रही, पहले अकाली दल के साथ रही और इस बार कैप्टन अमरिंदर। भाटी साहब, आज महसूस हो रहा है अगर पुराने दोस्त साथ होते तो समीकरण थोड़े और बेहतर हो सकते थे? हाँ, निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इस बात को एडमिट करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि अकाली दल और भाजपा का प्रदर्शन हमेशा बहुत अच्छा रहा और कुछ राजनीतिक कारण रहे कि वो जो अलायंस था वो टूटा। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस से लोग त्रस्त थे। कांग्रेस ने पंजाब में काम नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश तो हमेशा आके उठाता रहा। तो भाटी साहब, वो कहावतें चलती हैं कि होली और चुनाव में तो सारे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। जी ने बहुत सारी बातें उठाई कि जो पंजाब की वजह से हरियाणा में समस्याएं होती थी।
कहावत चलती है होली और चुनाव में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। आपके तो पुराने दोस्त थे, अच्छे खासे दोस्त थे, मनाए क्यों नहीं अकालियों को? नहीं देखिए, दोस्ती राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, पहली बात तो यही तो मैं कह रहा हूँ चाहूंगा जी। इसलिए दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं है, बात विचारों की है, बात अलायंस की है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के आगे बढ़ना होता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, कहीं भी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्योंकि पंजाब में लोग कांग्रेस से तरफ थे और भाजपा ने काम किया, लेकिन हमें पूरा समय वहां नहीं मिला। पहले अकाली दल के साथ अलायंस में रहे, अगर भाजपा को पूरा समय थोड़ा सा अलग से रह करके काम करने का मिलता तो हमारा प्रदर्शन और बेहतर होता, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। बाकी मैं अभी सुन रहा था आप पार्टी जरा भलैया थोड़ा सा ज्यादा ही ले रहे हैं। अभी दिल्ली का इलेक्शन भी आने वाला है, पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है, वहां पर क्या है कि कांग्रेस का जो जाना कांग्रेस का निश्चित था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि आप पार्टी की पहले भी कुछ विधायक रहे तो लोगों ने एक मौका इनको दिया है। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं पंजाब पर दोबारा बात करूंगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। नागेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका बहुत हरियाणा न्यूज पर। जी, क्या कह रहे हैं सर, जो शुरुआती रुझान परिणाम अभी तक के देखने को मिल रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं? जितना सोचा था उतना है, उम्मीद से कम है या ज्यादा है? नहीं, अभी हम समझते हैं कि 9 बजे तक का ये अपडेट है और हल्का सा जितना हम उम्मीद कर रहे थे प्रारंभिक रुझानों में भी उतना जो रुझान है वो हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास है कि दोपहर 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी और हम अपनी सीटों की संख्या को समझते हैं बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, मतलब सरकार बनाने की सिचुएशन में आप पहुंच जाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, मैं कोई भविष्यवाणी अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत क्लोज में जाके कंटेस्ट हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। सरकार बनाने का दावा करने की मैं स्थिति में नहीं है स्थिति में। ठीक है, अनिल राव जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कहेंगे आप? केशव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, जो भी हमारे साथ पैनल में बैठे हैं, मैं सभी साथियों से बताना चाहता हूं कि मैं पहले राजनीति में था, लेकिन 2013 के बाद मेरे लिए सारी पार्टी बराबर है, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। जो अच्छा करेगी उसको अच्छा कहेंगे, जो गलत है तो गलत कहेंगे। किसी एक पार्टी का बनकर हमें जब राय देने आते हैं तो अपने मन की बात कहनी चाहिए, तब तो फायदा इसका। सबसे पहले तो मैं आप पार्टी के जो सारिका बैठी मैडम, उनको मुबारकबाद देता हूं कि जो मेरा अपना सपना है कि जो 75 साल से पहले या 70 साल या 65 साल जो कांग्रेस थी, एक समय था माननीय इंदिरा गांधी जी का, वो नेता थी। और आज इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, वो एक बहुत बड़ी, मतलब उन्होंने एक नब्ज पकड़ ली देश को कि देश को कैसे चलाना है। और वो ये नहीं है कि वो एक बार झूठ साच बोल के राज में आ गए। उन्होंने गुजरात के अंदर 15 साल एक दिखाया भी मैं कैसे काम करता हूं। और हिंदुस्तान को भी आज जरूरत है। हम कोई माननीय मोदी जी के नहीं है, कहीं भी उनकी बड़ाई कर रहे हैं तो हमें कोई बेनिफिट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारा अपना भगवान दिया सब कुछ सही है। हाँ, जहां मोदी जी से गलती होती, क्योंकि काम करेगा, सरकार चलाएगी, गलती भी होगी, वहां हमें कहना भी चाहिए। अगर असली राजा का भगत वो जो बचाने वाला वही होगा जो कड़वी बात कहे राजा के सामने। परंतु सब न सोचते हैं कि अगर तूने सच को सच कह दिया तो कहीं ऐसा नाराज ना हो जाए। तो मैं केजरीवाल जी के ऊपर कहना चाह रहा हूं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। उनका मकसद था दिल्ली में कुछ करना, लेकिन दिल्ली में कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि वो केंद्रीय हमारी राजधानी है और सारी पुलिस फोर्स और ये एमसीडी उनके अंडर नहीं थी। वो अपने आप को दिखाना चाहते थे पर दिखा नहीं पाए, क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी, आगे जाके पावर रुक जाती थी। आज उनको भगवान ने मौका दिया, अब वो करके दिखाएं। क्या करेंगे, अच्छा करेंगे तो वो मोदी जी का विकल्प बनते जाएंगे। दूसरी सोच मेरा मानना, मेरी अपनी सोच है। आज वेस्ट बंगाल में ममता जी है, आज पटनायक जी है। अपोजिशन भी जरूर चाहिए, सब कुछ जगह, सारी जगह अगर बीजेपी होगी तो वही हाल वो खराब हो जाएगा। इसलिए ईमानदार 5-10 नेता जरूर रहने चाहिए। लीडर बातों से पैदा नहीं होते, लीडर
मुश्किल से बनते हैं। ये एक सोच आई है केजरीवाल जी की, और मैं उनको एक एज ए जनरल सेक्रेटरी के नाते मिलकर भी आया था कि मुझे लगता है कि आप देश की आवाज बनने जा रहे हो, तो हमारी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी ने आवाज उठा रखी है, इस पे बेटी की शादी वाले दिन का टैक्स ना ले, इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करने भी गया था। उन्होंने कहा यार सरकार कैसे चलेगी? मैंने कहा टैक्स अगर आप रिसेप्शन कर रहे हो टैक्स लो, आप लगन ले रहे हो हमसे टैक्स लो, हम कॉकटेल पार्टी कर रहे हो टैक्स लो, लेकिन लड़की की शादी अगर कर रहे हो, एक तरफ तो लड़की को पढ़ा रहे हो फ्री एजुकेशन, स्कूटी देंगे जी, पंजाब में लैपटॉप देंगे जी, यूपी में लैपटॉप बांटे गए, सब कुछ फ्री दे रहे हो उस बच्ची को, और उसको पढ़ा दिया लिखा दिया। जब शादी आती है तो उस पर अगर मान लो 10 लाख रुपए माँ बाप ने खर्च करने पड़े, रोटी का आज संपन्न है सब आदमी, तो उस पर 1,80,000 टैक्स ले लेते हो सिर्फ लड़के की शादी के। या कोई और रास्ता निकालो कि वास्तव में अगर उस बच्ची को आपने पढ़ाया है लास्ट तक, तो उसका शादी वाले दिन पूरी 24 साल की फीस क्यों ले लो? तो केजरीवाल जी भी होने चाहिए, ममता जी भी होने चाहिए। इधर अखिलेश जी का जो है यहाँ पे एक सीधा सीधा यूपी का मैसेज है, वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी एक दिन आएगा सामने। बट उनके जो माँ बाप थे, उनके चाचा थे, ताऊ थे, जो वहां पे टेरर घुसा हुआ है, और एक मैं नाम नहीं लेना चाहता किस तरह समुदाय का, एक दिमाग में बढ़ गई, अगर ये आ गए तो हमारा पिछला वाला माहौल होगा, अदरवाइज अखिलेश में भी कोई कमी नहीं है। तो जो जनता करती है, दूसरी बात अभी मैं सुन रहा था कपूर साहब की बात जब आया चैनल में, कि आप ये देखिए आज जनता जागरूक हो चुकी है, बीच का सौदा नहीं रखेगी। आप आएगी तो आपको बनाएंगे, बीजेपी को यूपी बनाना तो पूरी मेजोरिटी देंगे, मणिपुर में बीजेपी बनाए तो पूरी मेजोरिटी देंगे, गोवा एक ऐसा है 40 सीट है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 टाइट हो जाए अगर, लेकिन जनता अपना प्रॉपर काम कर रही है। और मैं माननीय केजरीवाल जी को आपके टीवी चैनल माध्यम से मुबारक देना चाहता हूं कि उनको मौका मिला है, और उनको पंजाब का वो हालात जो थे पीछे, जिस हालात को कह के आप आज आपको लोगों ने वोट दिया है, वो उम्मीद खरी उतरे। राव साहब, कांग्रेस की जो कमी रही, कांग्रेस की जो कमजोरियत रही है बहुत ज्यादा, जहां पर कमजोर थे वहां मजबूत नहीं हो पाए, जहां मजबूत थे वहां और ज्यादा कमजोर हो गए, उसके पीछे क्या फैक्टर्स मान रहे हैं? देखिए कांग्रेस तो चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस तो आपस में चुनाव लड़ रही है इस वक्त। एक कांग्रेस वो भी थी, जब तक घर का मुखिया ईमानदार नहीं होगा, लीडरशिप ईमानदार, ये नहीं पैसे वाली कह रहा हूं मैं, ईमानदार मीन्स यहां इन्होंने अमरिंदर को हटाने के लिए मोहरा बनाया था, ये नाटक करने के लिए कि अमरिंदर जी को हटा दो और ताकि दूसरा ले आएंगे, ये तो गलत था, हम सही हैं। उधर खुद अड़ज के बैठ गया, अमरिंदर जी को हटा दिया। दूसरा अमरिंदर जी ने सोचना चाहिए, तो 80 साल के हो गए आप चीफ मिनिस्टर है लिए, राजा परिवार से हो, चौधरी बंसीलाल जी भी सेम ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, वो मुख्यमंत्री बनते बनते हट गए, चले गए, लेकिन अपना प्रिंसिपल नहीं बदला। मगर माननीय अमरिंदर जी मुख्यमंत्री रह लिए, आप 80 साल निकल गए, आप और वो मौका दीजिए। बीजेपी में आना नहीं आ सकते थे क्योंकि बीजेपी में 75 साल के बाद कोई पद नहीं मिलता, तो उन्होंने नई पार्टी बनाई। देखिए ये सब कांग्रेस का खेल था अपना। आज कांग्रेस ने सोचना पड़ेगा, मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, हम तो खुद कह रहे हैं, राहुल जी ने सोचना पड़ेगा। वो जमाना गया जो बहकाया जाता है, आज यूथ है, जो युवा है ना, जितने युवा है वो पढ़े लिखे हैं और वो अपनी वोट डालने का उनका अधिकार है। पहले माँ बाप कह देते थे, पूरा गांव कह देता था अगर राव वीरेंद्र जी या चिट्ठी भेजिए वोट गिर देना, वोट गिरती थी। मगर आज घर में अगर 5 वोट है तो 5 के विचार अलग है। इसलिए देश बहुत स्पीड से चल रहा है और जो भी देश कर रहा है वो सब बेस्ट कर रहा है। ठीक है, नागेंद्र सिंह जी मैं आपके पास आता हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत राजनीति को लेकर जो कहा जा रहा था, चुनावी स्लोगन्स बन रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि एक हिंदुत्व को वोट बैंक बनाने का जो पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। हुकुम सिंह भाटी जी से भी मैं सवाल करूंगा इसी बात को लेकर, क्या समाजवादी पार्टी थोड़ा सा गुरेज करती रही उस तरफ बढ़ने के लिए? क्योंकि हमने देखा कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो फल फूल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उसे वोट बैंक बनाएगा वो उन चीजों को प्राप्त कर जाएगा। नागेंद्र जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नीति, हम उसका ही अनुसरण कर रहे हैं। हम न तो कट्टर हिंदुत्व के पक्ष में हैं और न ही हम किसी दूसरे धर्म की कट्टरता का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये सोच हिंदुत्व नहीं है। अगर जो रुझान है, अगर यही परिणाम में बदलता है, मैं
अभी जबकि पूरी तरह से मैं पुष्टि नहीं करता, 12-1 बजे तक हम समझते हैं कि हम और पड़ोस चले जाएंगे। लेकिन अगर इस रुझान को एक परिणाम में मान ले तो ये एक ध्रुवीकरण का, एक धार्मिक ध्रुवीकरण का जो फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं फिर दोबारा ये सफल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी अपने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत से डिगेगी नहीं। जनता का फैसला जो भी होगा वो हमारे लिए भी मान्य होगा, इनके लिए भी मान्य होगा। ठीक है नागेंद्र जी, अभी अगर इन्हीं रुझानों को ठीक मान करके चलें, ठीक है, मैं भी पुष्टि नहीं कर रहा हूं बहुत सारी चीजों की, लेकिन हम इतना भी मान सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल भी नहीं होना है, 50-60 का फेरबदल नहीं होना है, प्लस माइनस 5-10 की गुंजाइश रहती है रुझानों के हिसाब से, मान लेते हैं इतनी बात। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो थोड़ी सी कहां पीछे रह गई मुद्दों को पकड़ने में, जनता के साथ कनेक्ट होने में? नहीं, हम जनता के साथ जिस तरह से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उसी की भी संख्या भी बढ़ रही है। अगर आप 2017 से तुलना करेंगे तो अगर एक सेंटेंस में हम ये कहें कि फिर चुनाव से ठीक पहले अपने उसी राग अलाप पर जो लोग आए और जिस तरह की टिप्पणियां एक वर्ग विशेष को लेकर, अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवाद की एक नीति पर लेके जमीन का कार्यकर्ता और माननीय मोदी जी तक भी, योगी जी तक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उस आधार पर विभाजन करते नजर आए, तो हो सकता है कुछ विभाजन करने में वो कामयाब रहे। बाकी जो मुद्दे विभाजन करने में कामयाब रहे, भाटी साहब मैं ठीक है, मैं आता हूं सर, वापस आता हूं। हमने उनको बहुत बेहतर तरीके से जनता की, ठीक है, मैं इस बात का जवाब ले लूं हुकुम सिंह भाटी जी से। भाटी साहब देखिए, मैं अभी साथियों को सुन रहा था, नागेंद्र जी को भी सुना, मैंने अनिल राव जी को सुना। अनिल राव जी की बातें काफी हद तक काफी सटीक थी, उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया है। वैसे स्वयं भी वो पहले राजनीति में रहे हैं, मैं जानता हूँ उनको। और लेकिन सबसे पहले मैं नागेंद्र जी की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धार्मिक ध्रुवीकरण किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं किया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पिछले कांग्रेस का 70 साल का इतिहास रहा, केवल और केवल धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का काम कांग्रेस ने किया। उसी के एजेंडे को समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया। ये कहाँ का न्याय है इस देश में कि आप, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक में कौन आता है? 90-95% मेजोरिटी केवल मुसलमानों की। इसका मतलब पूरा अधिकार उन्हीं का हो गया पहले। इसीलिए ये खुद अपनी बातों के शिकार हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। अगर धार्मिक आधार पर बात की जाती है तो इन लोगों के द्वारा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा की जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे देश है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल उन बातों का जवाब देती है। क्या भारत में राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए? कौन ऐसा है जो नहीं चाहता राम का मंदिर बने? राम का मंदिर बनाया, उसके लिए अनुकूल माहौल दिया, कोर्ट का फैसला, उसके लिए जो सरकार को करना चाहिए, जो उसमें कोर्ट केसेस के लिए मदद है, भाई डॉक्यूमेंटेशन है, दूसरी बात है, वो सरकार ने किया और उसी का गुणगान मंच की मार्फत किया। कहाँ गलत है? इसलिए ये इस बात की सजा है समाजवादी पार्टी को कि आप जो धार्मिक उन्माद खड़ा करना चाहते हैं, कांग्रेस भी खड़ा करना चाहती है, ये उन बातों का जवाब है। ठीक है। दूसरा, हमारे अनिल राव जी कह रहे थे ठीक है कि केजरीवाल जी की एक बहुत बड़ी जो वो दिल्ली मॉडल पेश करते हैं। केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल पार्लियामेंट के इलेक्शन में कहाँ चला जाता है? सारी की सारी सीटें तो भाजपा के पास थी। उसके बाद एमसीडी के इलेक्शन में कहाँ चला जाता है? केजरीवाल जी का मॉडल है फ्री बांटो, लोगों को लुभाओ। वो मॉडल क्या मॉडल हो सकता है? क्या देश की तरक्की और खुशहाली का मॉडल फ्री मॉडल हो सकता है? नहीं, पंजाब के लोग तो कह रहे हैं सर कि हो सकता है। वो कहते हैं अब, लेकिन पंजाब में देखिए, यहाँ सारिका जी बैठी हैं कि पंजाब में आप पार्टी का आने का एक ही कारण है, वो है बाई डिफॉल्ट कांग्रेस को जाना तय, भाजपा का हमारा प्रदर्शन
अभी हम उस लेवल से नहीं कर पाए जिस लेवल से हमें करना चाहिए था। उसके लिए बहुत सारी, मैंने कहा, अलायंस भी उसका एक पार्ट रहा ठीक है, मैं सारिका से जवाब दूंगा इस बात का। और डॉक्टर सारिका जी, केवल बाय डिफॉल्ट आप पार्टी का आना, हम तो कहते हैं इनको आप काम करके दिखाओ। आपने दिल्ली में क्यों नहीं दिखाया? केवल लॉ एंड ऑर्डर ही तो केंद्र के पास है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं भाटी साहब के पास है। फिर मैं सारिका जी से जवाब लेता हूं इस बात का, क्योंकि उन्हें जाना भी है, उन्हें पार्टी कार्यालय भी पहुंचना है, जश्न में भी शामिल होना है। सारिका जी, जवाब। किस चीज का सवाल? सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक ऑप्शन है और पंजाब में केवल बाय डिफॉल्ट आप चुने हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छी बात है। देखिए, मैं बहुत जान के खुश हूं कि आज हम बाय डिफॉल्ट बन गए हैं पंजाब में। ये नहीं मानते कि बाय डिफॉल्ट ये यूपी में भी आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि यूपी के लोग विपक्ष एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हुए भी नासफल रहे। इसीलिए और एसपी ने भी उनको एक क्रेडिबल ऑपोजिशन नहीं दिया। अगर सभी ऑपोजिशन एक साथ हो जाता है तो बीजेपी का तो वोट शेयर जो है 30-31% ही हमेशा से रहा है, ना वो कभी बढ़ता है ना वो कभी घटता है। तो अगर वो आ रहे हैं, जब वो जीतते हैं तो बोलते हैं जी हम अब काम पे जीत रहे हैं, और जब दूसरा जीतता है तो वो भाई अपने डिफॉल्ट पे जीत रहा है। चलिए, वो उनकी अपनी पर्सनल राय है। मैं तो ये मानती हूँ कि एक जनतंत्र में जनता ही सर्वोप्रिय है, और जनता ने, जो पंजाब की जनता ने हमें एक मौका दिया है। 88 सीट्स आज हम दिखा रहे हैं, पिछली बार 22 थी। दैट्स 4 टाइम्स मोर एंड इन अ मैटर ऑफ 7 इयर्स। ये एक हिस्टोरिक जीत होगी। आपको याद होगा दिल्ली में भी हमने 2015 में 67 सीट्स ली थी, जो आज तक इंडियन इतिहास में सबसे ज्यादा है। दूसरी बार हमने 2020 में 63 सीट जीती, जो भी अनप्रेसिडेंटेड है, और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी ऐसा अपने अपने स्टेट में नहीं कर पाई है। दैट मोर देन 95% सीट्स हैव कम टू अ सिंगल पार्टी। आज मैं पंजाब की जनता से हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहती हूं कि आपने एक मौका केजरीवाल को दिया। ये गाना मेरे दिमाग में पिछले 1 महीने से घूम रहा है, जब मैं पंजाब का दौरा करने गई थी और मुझे दिख रहा था कि पंजाब की जनता मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव करेंगे। उन्होंने एक होके एक मत उन्होंने दिया, और हम इसके अपने प्रोमिसेस पे खरा उतरेंगे। जिस तरह हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, हर मैनिफेस्टो प्रॉमिस हमने पूरा किया है, उसी तरह पंजाब में भी हम 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, सस्ती बिजली देंगे, पंजाब के स्कूल अच्छे करेंगे, पंजाब के कॉलेजेस अच्छे करेंगे। इस समय पंजाब का जो मेडिकल हेल्थ केयर है बहुत ज्यादा खराब है, हम वहां को उसको इम्प्रूव करेंगे, वहां की सड़कें इम्प्रूव करेंगे। किसान आंदोलन में हमने पहले दिन से, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, वॉलंटियर्स ने पहले दिन से किसान आंदोलन का समर्थन किया। 380 डेज वो आंदोलन चला, उसका मैंने पूरी तरह से हरियाणा गुड़गांव में भी समर्थन किया। और आज उसका जवाब ये है कि पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक विकल्प चुना है, एक ईमानदार सरकार बनाने का ऑप्शन दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि हम, जिस तरह सर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक ऑल्टरनेटिव बन के रहेंगे, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान ने चाहा तो अरविंद केजरीवाल हमें किसी दिन प्रधानमंत्री के रूप में भी दिखाई देंगे। ठीक है, अनिल राव जी। मैं अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, मैं अनिल जी एक बार मैं रुकता हूं सारिका जी को, क्योंकि जाना है, बहुत लंबे समय से हमारे साथ हैं। सारिका जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको पार्टी कार्यालय में जाना है, वहां पर शामिल होना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जी अनिल जी, रखिए अपनी बात। मैं अभी जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे, आदरणीय भाटी जी है, केशव जी भाटी जी, हाँ, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, वो पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, हम फ्री हैं। ना हमने सर्टिफिकेट मोदी जी से लेना, ना सर्टिफिकेट केजरीवाल जी से लेना। हम जो हमारा मन की बात है, जो हमें लग रहा है, हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां चले गए थे। मैं ये कहता हूं कि अब भी दोबारा जब 24 में होगा चुनाव, चाहे ममता जी की 211 सीट आ गई, वहां 18 से 22 बढ़ेगी बीजेपी। वो देश का चुनाव होता है, स्टेट का चुनाव अलग है, मुद्दे दोनों के अलग होते हैं। इसलिए ये नहीं कि केजरीवाल जी की 7 सीट बीजेपी क्यों ले गई, और हम उल्टा पूछ लें तो दोबारा 62 क्यों आ गया केजरीवाल जी। हम इनसे ये क्वेश्चन कर लें कि 62 क्यों आगे दोबारा 67 के बाद। इसका मतलब जनता ने वोट दिए, हरियाणा से वोट गिरने तो नहीं गए, यूपी से वोट गिरने तो नहीं गए। मेरा मतलब ये है कि उनकी मजबूरी है, उन्होंने पार्टी के हिसाब से बोलना है। हमारे लिए सारे बराबर है, हमारे लिए आदरणीय केजरीवाल जी बराबर है, आदरणीय मोदी जी बराबर है। जो मोदी जी ने देश का नाम पूरे विश्व तक गया, आज जो ये झगड़े चल रहे हैं केवल चाइना और भारत साइड में है, दोनों की यश नहीं है, इसलिए महायुद्ध क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं भाटी साहब से इस बात का। भाटी साहब, देखिए,
अभी अनिल राव जी को मैं सुन रहा था जी। अनिल राव जी, मैंने तो एक आंकड़ों के साथ एक बात कही है कि मॉडल की बात, मैंने मॉडल की बात कही है कि दिल्ली मॉडल में देखिए केजरीवाल जी के पास केवल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो केंद्र का काम है, और बाकी तो सारी व्यवस्थाएं उनके पास है। जो स्टेट के जितने भी मैटर हैं वो सारे केजरीवाल जी देखते हैं। तो बहुत सारी, जैसे अब मैं 2-3 बातों पर आता हूँ जहां मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली मॉडल हो नहीं सकता, दिल्ली मॉडल नहीं है। कारण है कि दिल्ली के लिए फंड्स इतने ज्यादा हैं कि केंद्र के अपने फंड्स हैं, क्योंकि सारा भाई देश की राजधानी है। उसके अलावा भी दिल्ली से फंड्स, अनयूज्ड फंड्स वापस होते हैं केंद्र सरकार के, क्योंकि बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। केजरीवाल जी खर्च नहीं कर पाते। मेरे को तो एक बहुत बड़ा, जो बहुत ही एक ऐसा उदाहरण है, उनको पैसा दिया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाया नहीं, तनख्वाह में पैसा बांट दिया। तो दिल्ली मॉडल कैसे हो सकता? मैं क्रिटिसाइज, देखिए मैं भी अनिल राव जी, शायद मेरे को आप व्यक्तिगत तौर से पता नहीं जानते, मैं बहुत खरी और सच्ची बात कहता हूं आपको, और मैं हमेशा चैनल पर जब भी होते हैं तो जो बात एक्सेप्ट करने की हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छा करने की कोशिश की है। और ये नहीं है कि हमने सब कुछ एकदम अच्छा कर दिया, एक साथ सारा अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत सारी परिपाटियां हैं जो चली आ रही है, उनको तोड़ना, उनको सही दिशा में लाना। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है। आज उन्होंने मान लिया, जो हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ते थे उनको लाने का काम किया है। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी रही हो, वो सब अच्छा है। लेकिन मतलब मैं जो मॉडल की बात है, मैंने उस विषय में ये बात कही है। और जहां तक है पंजाब की बात है, पंजाब एक परिवर्तन चाहता था, और उस परिवर्तन में आप पार्टी लगी उनको, तो लोगों ने आप पार्टी को समर्थन दिया। हम कहते हैं कि केजरीवाल जी जो दिल्ली में नहीं प्रदर्शन कर पाए, वो जरा पंजाब में करके दिखा दें। दूसरी बात, वहां का एक बहुत बड़ा मुद्दा, वहां का जो मुद्दा है वो जो है मद्य निषेध पदार्थों और उससे जुड़ा हुआ है, वहां का बहुत बड़ा। भाटी साहब, आम आदमी पार्टी के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल को दिल्ली से बाहर निकलने की प्रेरणा ही भारतीय जनता पार्टी से मिली है। वो कह रहे हैं कि ना आप हमें रोकते, हम तो दिल्ली में ही खुश रहते, आपने रोका इसलिए हमने सोचा कि हमें बाहर जाना चाहिए। ये कह रहा हूँ कि अब चलिए पंजाब में उनको मौका मिलने वाला है। जो दिल्ली में वो नहीं कर पाए, जरा पंजाब में करें हम तो अच्छा है। पंजाब की आज इकोनॉमी इतनी डाउन कांग्रेस ने कर दी है जिसकी कोई हद नहीं। सबसे पहले तो उसी से लड़ना, वो रिसोर्सेज तैयार करना। और केजरीवाल जी ने जो फ्री की परंपरा शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी फ्री में देने में बिल्कुल भरोसा नहीं करती, लेकिन उस लकीर को तोड़ना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। राजनीति में अपने को टिकाए भी रखना होता है, इसलिए कुछ घोषणाएं बहुत हल्की फुल्की सी भाजपा ने अडॉप्ट की, नहीं तो कभी भी भाजपा फ्री में भरोसा नहीं करती। आप काम करिए, अच्छी सुविधाएं लीजिए, सरकार को रेवेन्यू दीजिए और अच्छी सुविधाएं आप मांगिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है। हम कहते हैं पंजाब में अपॉर्चुनिटी है, आप करके दिखाना, फिर पता लग जाएगा। वो तो देखिए मतलब जो तरक्की और खुशहाली का आंकड़ा है वो एक। भाटी साहब, मैं यूपी के सवाल पर आता हूं, फिर उसका जवाब मैं नागेंद्र जी से भी लूंगा। आपको क्या लगता है वो 3-4 क्या बातें रही जिसके आधार पर इतना बड़ा मैंडेट जो है वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आप लोगों को मिलने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला है वहां का लॉ एंड ऑर्डर। जो यूपी जिस काम के लिए बदनाम थी, रात के समय अंधेरा होते ही, मेरा तो इलाका जो है बिल्कुल यूपी से टच था, अंधेरा होने के बाद मतलब निकलना भी नामुमकिन था। उस लॉ एंड ऑर्डर को आज बहन बेटियों की इज्जत और कोई भी आदमी जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात मानता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने काम करके दिखाया। ठीक है, मैं पहले इस पॉइंट पर बात करता हूं। भाटी साहब, नागेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं इस सवाल को लेकर। क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो गिनवाया जा रहा है, जो कि एक चुनावी मुद्दा था, नंबर 1 का चुनावी मुद्दा था, भाटी साहब ने भी जिक्र किया, ये वाकई मुद्दा रहा और ये काम भी किया? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, जो कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भाटी जी कह रहे हैं, तो तमाम जितने भी आंकड़े हैं, जो अपराध का संकलन किया जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या प्रदेश लेवल पे हो, पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट्स हो या होम मिनिस्ट्री की हो या चीफ मिनिस्टर की हो, वहां सब जगह हर अपराध के क्षेत्र में
जो संख्या बढ़ी नजर आती है, ये प्रमाणिक बात है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, प्रश्न ये उठता है कि फिर आप पिछड़ क्यों रहे हैं? फिर उसका मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में एक ऐसा नैरेटिव डेवलप किया है कि कम संख्या वाले लोगों से ज्यादा संख्या वाले लोगों को डराने का कार्यक्रम छेड़ रखा है, और वो भावनात्मक रूप से ये लोग समझाने में कामयाब हो जाते हैं जगह जगह। तो बेसिक यही कारण है। यानी आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर अभी खस्ताहाल संबंध है, ये नहीं, बिल्कुल जो होना चाहिए तब वो नहीं है। सुधार की बहुत गुंजाइश है। ठीक है, मैं अनिल राव जी से जवाब लूंगा फिर इस बात। अगर यही राजनीतिक विश्लेषण जो रुझान है, जी प्लीज मुझे 30 सेकंड हाँ बोलिए प्लीज। अगर जो रुझान है इसमें तकरीबन भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले चुनाव में सीट मिली थी वो 25% अभी पीछे है, मोटा मोटी सी 20 से 25%, तो घट तो रहे हैं ना। तो हम विपक्ष के रूप में उभरे हैं, हमने जनता से अपने आप को कनेक्ट किया है, लेकिन जो कार्यक्रम ध्रुवीकरण का इन्होंने ध्रुवीकरण को फिर जो धार दी है, मैं समझता हूं उससे थोड़ा हम पिछड़ रहे हैं। ठीक है अनिल राव जी, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मुद्दा था, मुद्दा बन पाया क्योंकि मना कर रहे हैं नागेंद्र जी। तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, जिसने गलत काम करने हैं, जिस अपराधी ने, वो आपराधिक गलत काम करेगा, आगे भी करेगा, पहले भी होता है, आगे भी होंगे। सवाल सरकार का एक्शन के ऊपर है। जैसे योगी जी तुरंत एक्शन लेते थे, मतलब पहले क्या होता था कि 4 दिन तक सुनते ही नहीं थे। अखिलेश जी भी अच्छे एक्शन लेते थे, लेकिन हो सकता है कि जो टेरर यूपी के अंदर घुसा हुआ था, ये काम मैं अभी कह रहा हूं, बलात्कार अब भी 50 हुए होंगे, पहले भी 50 हुए होंगे, बढ़ गए होंगे, घट गए होंगे। सवाल यह है कि अपराधी का काम तो अपराध करना, परंतु उस पर तुरंत अगर एक्शन ले ले तो जनता खुश हो जाती है। जनता इस बात पे खुश हो जाती है, यस इन्होंने एक्शन लिया, काम वैसे ही होगा जो पहली वाली सरकार में हुआ था। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर इस बात पे पता चला उनको कि फलानी जगह गड़बड़ हुई और योगी जी ने उसी वक्त एक्शन ले लिया, तो जनता इस बात पे, क्योंकि फिल्में जो बनी हुई है वो इन लीडरों पे देख देख के बनती है, तो जब फिल्मों में हम देखते हैं यार हीरो ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, वो 100% अखिलेश जी की खूब भीड़ होती थी, अखिलेश जी के लिए सारे आते थे। एक दिमाग में जो बड़ी हुई थी कि कहीं अगर अखिलेश जी आ गए बाई द वे तो कहीं ये ना हो जाए, तो चाहे वो यादव हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, जो ये यार बड़े शांति है, कम से कम जैसे अब हमारे हरियाणा में है, हमें कोई बीजेपी का समर्थन नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर काम किया, बिल्कुल काम किया लोगों ने, ऐसा 100%। ठीक है, अपराधी मैं सबसे राय लेता हूं एक पॉइंट की। अजीत जी मैं आपके पास आता हूं इस बात को लेकर के। देखिए मैं बता दूं, विद्यार्थी की परीक्षा हर साल होती है, लेकिन अगर यही बात हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति की परीक्षा 5 साल में एक बार होती है। अगर उसने 5 साल सही से काम किया है तो जनता उसको नंबर ज्यादा देती है, वोट के रूप में, मत के रूप में। अगर उसने 5 साल काम नहीं किया तो उसको नकार देती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने काम नहीं किया, उसने जनता नकार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल रही, उसने अच्छा शासन किया, अच्छा सुशासन दिया, गरीब का उत्थान किया, सभी को बराबर समझा, सभी को बराबर का दर्जा मिला, गरीब को भी मिला, अमीर को भी मिला। तो आज अगर वो कुछ सीटों से पिछड़ जाती है, हो सकता है कुछ कमियां रही हो, तो 5 साल और मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अच्छा काम करेगी, तीसरी बार फिर वो सरकार बनाएगी। अगर गलत काम करेगी तो आजकल तो जनता वोट देती है, किसी कोई ये नहीं है कि भाई रिश्वत दी ऊपर से काम हुआ, ऊपर से डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। जनता की वोट, जनता वोट की मार मारती है। अगर जनता के उम्मीदों पर पार्टी खरी उतरेगी तो उसको सरकार बनाएगी, अदरवाइज वो पिछड़ जाएगी। मैं अपने वरिष्ठ नेता कहूं या कार्यकर्ता कहूं, अनिल राव जी ने एक बात रखी कि अनिल राव जी व्यापारी आदमी है, पुराने राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, इन्होंने अच्छे धड़ल है राजनीति की। तो इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी से मिले थे, इन्होंने अपनी ये टेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के। इन्होंने एक बात केजरीवाल जी कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम आज शिक्षा फ्री देते हैं, स्कूटी के अलाउंस करते हैं, लैपटॉप देते हैं। इन्होंने एक बात रखी, आपने टैक्स लगाया 18% बैंक्वेट हॉल पर। उनकी शादियों में आज कोई भी आम आदमी जब शादी करता है तो 10 लाख रुपए खर्चा आता है खाने पर, तो 10 लाख पर 1 लाख 80,000 टैक्स हो गया।
इन्होंने ये बात तो रख दी कि जी आप इस पे टैक्स ना लो, हम कोई शराब की पार्टी करते हैं, कोई और जन्मदिन मनाते हैं, कोई लगन समारोह होता है, उसमें आप टैक्स ले लो। मैं अपने वरिष्ठ साथी को एक राय देना चाहूंगा, अब की बार जब भी आप बने तो केजरीवाल जी से ये बात करना कि जी ये भी फ्री कर दो, इसका टैक्स पे सरकार करेगी। वो ये मानते नहीं मानते, क्योंकि उनको फ्री देने की आदत है। मैं आऊंगा सर इस बात का भी, मैं लूंगा जवाब इस बात का। ठीक है, जल्दी जरा। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत जबरदस्त चला था अभियान। तो मेरी अपनी सोच है कि जब लड़की को आप स्कूल